कहानी की शुरुआत में हम कैरिबियन सागर के बीच एक परिवार को देखते हैं जो अपनी याट पर छुट्टियां मना रहा होता है। माँ जूलिया तैरने के लिए पानी में कूदती है। शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन कुछ ही पलों में उसे पानी के भीतर एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जैसे कोई इनविजिबल फोर्स उसे नीचे की ओर खींच रही हो। चारों ओर देखकर वह कुछ नहीं पाती और सोचती है कि शायद यह उसका भ्रम है। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही खिंचाव फिर से होता है और इस बार उसका डर साफ झलकने लगता है। जूलिया घबरा कर याट की तरफ तैरती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़ लेता है और वह जोर जोर से मदद के लिए चीखने लगती है। लेकिन पानी मुंह जाने की वजह से उसका चिल्लाना मुश्किल हो जाता है। दूसरी तरफ उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं देता, जबकि पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में व्यस्त होते हैं। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत धीरे धीरे कम होती जा रही थी। कुछ ही देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से नजर नहीं आ रही। वह याट के चारों ओर उसे ढूंढता है और फिर अपनी पत्नी को खतरे में देखता है। वह बच्चों को बुलाता है और याट को उसकी तरफ मोड़ते हुए पानी में कूद जाता है। टॉम अपनी पूरी ताकत लगाकर जूलिया को पकड़ता है और याट की ओर तैरता है। बच्चे दोनों को ऊपर खींचते हैं और पूरा परिवार जूलिया को संभालता है। जूलिया खुद को समझाती है कि शायद यह सब लहरों की वजह से हुआ होगा। रात को सब मिलकर बेटे बेन का जन्मदिन मनाते हैं। तभी कैसी का वीडियो कॉल आता है। वह अपना लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। कॉल में उसका बॉयफ्रेंड शहर के ऊपर छाए बड़े काले बादल दिखाता है, लेकिन अचानक स्क्रीन फ्रीज हो जाती है और कॉल कट हो जाती है। कैसी घबरा कर अंदर जाती है और सबको यह बात बताती है, लेकिन टॉम कहता है कि शायद सिग्नल कमजोर था क्योंकि वे जमीन से काफी दूर थे। तभी एक अजीब और डरावनी आवाज अचानक गूंजती है जो सबको चौंका देती है। वे सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि समुद्र की लहरों के बीच व्हेल मछलियों का एक विशाल समूह गुजर रहा है। टॉम समझाता है कि व्हेल्स हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करते हैं, लेकिन जब तूफान आता है तो वे दिशा भूल जाती हैं। वह अभी यह कह ही रहा होता है कि अचानक याट जोर से झटका खाती है। सब संतुलन खो देते हैं और बेन फर्श पर गिर जाता है। टॉम तुरंत उठकर इंजन रूम की तरफ भागता है। उसे शक होता है कि कहीं नीचे किसी चीज से टक्कर तो नहीं हुई। वह बिना देर किए पानी में उतर जाता है। कुछ देर तक सन्नाटा रहता है, सिर्फ लहरों की आवाज सुनाई देती है। फिर अचानक सतह पर हलचल होती है। टॉम ऊपर आता है, लेकिन उसके कंधे से खून बह रहा होता है। जूलिया घबराकर उसे पकड़ और फर्स्ट एड बॉक्स निकालती है। वह उसका घाव सिलते हुए पूछती है कि नीचे क्या हुआ था। टॉम बताता है कि पानी के अंदर उसे ऐसा लगा जैसे उसके पीछे कोई बहुत बड़ा जीव तैर रहा हो। जब उसने मुड़कर देखा तभी तभी प्रोपेलर से कट लग गया, लेकिन वह चीज बहुत बड़ी थी। बेन और कैसी डर से एक दूसरे को देखते हैं। टॉम बताता है कि याट के नीचे का हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो चुका है और उन्हें तुरंत मदद की जरूरत है। जूलिया बार बार रेडियो पर कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल बार बार कट जाता है। कैसी फोन लेकर अलग अलग जगह नेटवर्क ढूंढती है, पर कोई संपर्क नहीं होता। तभी कैसी को एक अजीब सा जीव दिखाई देता है और वह चिल्ला उठती है, लेकिन वह तो बस बेन होता है जो मास्क पहनकर मजाक कर रहा होता है। जूलिया गुस्से में उसे डांटती है और माहौल कुछ पल के लिए सामान्य हो जाता है। कुछ देर बाद याट का इंजन पूरी तरह बंद हो जाता है और याट समुद्र के बीच फंस जाती है। जूलिया रेडियो उठाती है और अचानक उसे एक अजीब टूटी फूटी आवाज सुनाई देती है। कोई कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शब्द इतने साफ नहीं होते कि कुछ समझ आ सके। टॉम कहता है कि उनके पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा हुआ है और अब उन्हें किसी मछली पकड़ने वाली नाव का इंतजार करना होगा। इस बीच रडार स्क्रीन पर कुछ चमकता है। कैसी देखती है कि किसी चीज को मूवमेंट दिख रही है। तभी बाहर से एक गूंजती हुई आवाज आती है। सब बाहर भागते हैं।
और आसमान की तरफ देखते ही दंग रह जाते हैं। कई सारे उल्का पिंड जलते हुए समुद्र की ओर गिर रहे होते हैं। लहरें तेज हो जाती है और चारों ओर आसमान लाल रोशनी से भर जाता है। एक उल्का पिंड उनके पास आकर पानी में गिरता है। भयंकर धमाके के साथ याट हिल जाती है। टॉम तुरंत कंट्रोल संभालता है और याट को चलाने की कोशिश करता है। इंजन मुश्किल से चालू होता है, लेकिन तभी एक और आग का गोला समुद्र में आकर गिरता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। टॉम आसमान की तरफ देखता है और अचानक कुछ नोटिस करता है। ये उल्का पिंड नहीं, बल्कि सैटेलाइट्स हैं। तभी बेन चिल्लाता है कि यार्ड से धुआं निकल रहा है। टॉम नीचे जाकर इंजन चेक करता है और उसकी हालत देखकर दंग रह जाता है। इंजन पूरी तरह जल चुका होता है। हवा और तेज हो जाती है और लहरें यार्ड से जोर जोर से टकराने लगती है। परिवार अंदर भागता है, बिना यह नोटिस किए कि कंपास तेजी से गोल गोल घूम रहा है, जैसे किसी चुंबकीय तूफान में फंसा हो। याट बेकाबू होकर झूलने लगती है। बेन फर्श पर गिर जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है। केसी और जूलिया उसे उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन जहाज के हिलने की वजह से खुद भी गिर पड़ती हैं। टॉम जैसे तैसे बैलेंस बनाकर बाहर जाता है और लाइफ जैकेट्स लेकर लौटता है। अचानक सारी लाइटें झपकती हैं और याट पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती हैं। टॉम पावर बॉक्स की ओर दौड़ता है, बटन दबाता है और लाइट दोबारा जल उठती है। उसी वक्त बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। वह कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन चक्कर खाकर गिर जाती है। केसी सिंक तक भागती है और वहां उल्टी कर देती है। टॉम रेडियो ट्रांसमीटर पर कॉल करता रहता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अचानक एक हाई पिच आवाज गूंजती है। हवा और भी हिंसक हो जाती है। जूलिया दरवाजे बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन एक हैच खुल जाता है और तेज हवा कांच की खिड़कियां तोड़ देती है। टॉम एक फ्लेयर चलाता है और थोड़ी देर बाद सब और अंधेरा छा जाता है। अगली सुबह फैमिली शॉक में उठती है कि वे स्टॉर्म से बच गए हैं। सूरज की किरणें टूटे शीशों से अंदर आ रही होती हैं। फैमिली धीरे धीरे उठती है और एक दूसरे को देखकर राहत महसूस करती हैं। वे तूफान से तो बच गए थे, लेकिन शायद असली तूफान अब शुरू होने वाला था। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ली है तो प्लीज एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर देना। याट अब आधी तबाह हो चुकी थी। जब परिवार बाहर निकलता है तो सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। समुद्र पूरी तरह गायब हो चुका होता है। जहां कल तक लहरें उठ रही थी, वहां अब गीली मिट्टी और फटी हुई जमीन होती है। याट सूखी धरती पर झुकी हुई अटकी रहती है। रास्ते में चलते हुए वे एक छोटे तालाब के पास पहुंचते हैं, जहां बेन एक मरी हुई हैमर हेड शार्क देखकर दंग रह जाती है। तभी जूलिया नोटिस करती है कि वह आदमी फिर से उनके करीब पहुंच रहा है। सब लोग दौड़ पड़ते हैं और एक ऊंचे रेत के टीले से फिसल कर नीचे गिर जाते हैं, जहां चारों तरफ जहरीला सड़ा गला कचरा फैला होता है। फैमिली सावधानी से उस जहरीले इलाके को पार करती है और कुछ देर तक उन्हें लगता है कि आखिरकार उन्होंने उस पागल आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। रास्ता लंबा और डरावना होता है। चारों ओर समुद्र के नीचे की बर्बादी फैली हुई होती है। बड़े बड़े मरे हुए समुद्री जीव और अनगिनत टन प्लास्टिक का कचरा, जो कभी समुंदर की गहराई में दबा था, अब जमीन पर बिखरा पड़ा होता है। चलते चलते बेन की चाल धीमी पड़ने लगती है। जूलिया तुरंत समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन की वजह से कमजोर हो रहा है। वह सबको रुकने को कहती है और पानी की बोतल उठाती है, लेकिन अंदर झांकते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बोतल लगभग खाली होती है। कैसी को याद आता है कि शायद पिछली बार उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में फट पड़ती है और कहती है कि तुम्हारी लापरवाही की वजह से हमारा बचा हुआ पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम शायद बचने वाले नहीं हैं।
दोनों के बीच तनाव बढ़ जाता है और कुछ देर तक वे चुपचाप चलते रहते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। अंदर कुछ हिलता डुलता देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन पास जाकर देखते हैं तो वहां सिर्फ कुछ पक्षी उड़ते हैं। वे तय करते हैं कि रात यहीं बिताई जाए। तीनों थोड़ा सा बचा हुआ और स्नैक्स आपस में शेयर करते हैं। इसी दौरान जूलिया को टॉम की जैकेट में एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है। उसे देखकर उसकी आंखें भर जाती है। केसी धीरे से पूछती है, मॉम, आप और डैड की लव स्टोरी क्या थी? जूलिया जवाब देती है कि वह हॉस्पिटल में उसका पेशेंट था और एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता देकर उसे प्रपोज किया था। रात गहराती है, सब सो चुके होते हैं, लेकिन केसी अचानक जागती है और प्लेन से बाहर आती है। तभी पीछे से वह डरावना आदमी जो अब तक जिंदा था उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती और बार बार चाकू से वार करके उसे मार देती है। केसी कांपते हुए अपनी माँ को गले लगाती है और कहती है, सब ठीक है मॉम, अब सब खत्म हो गया। अगली सुबह वे देखते हैं कि उस आदमी की लाश पर कीड़े रेंग रहे होते हैं। करीब जाकर देखने पर पता चलता है कि उसके शरीर पर सैकड़ों छोटे छोटे कांटे के निशान हैं। इसका मतलब होता है कि इस इलाके में कोई खतरनाक जीव छिपा है। घबरा कर वे वहां से निकलने लगते हैं। तभी उस आदमी के मुंह से सैकड़ों केकड़े बाहर निकलने लगते हैं और जमीन पर फैल जाते हैं। घबराए हुए तीनों तेजी से भाग पड़ते हैं। कुछ घंटों बाद जब जूलिया और केसी मैप देखकर रास्ता तय कर रही होती है, तभी बेन धीरे धीरे आगे बढ़ जाता है। जूलिया चिल्लाती है, बेन रुक जाओ। बेन प्यास से बेहाल होकर एक तालाब के किनारे झुकता है और पानी पीने लगता है। जूलिया उसे देखकर तुरंत दौड़ती है और उसका हाथ पकड़कर बाहर खींच लेती है। वह गुस्से में कहती है कि कभी भी अनजान पानी मत पीना, इससे तुम बीमार पड़ सकते हो। धूप बहुत तेज हो चुकी होती है, इसलिए फैमिली अपने सिर और चेहरे कपड़ों से ढक लेती है, लेकिन बेन की तबीयत बिगड़ने लगती है। उसे चक्कर आते हैं और वह लड़खड़ा जाता है। तभी उन्हें आपास की कुछ टूटी हुई कुर्सियां और लोहे के ढांचे मिलते हैं। जूलिया और केसी मिलकर उनसे एक अस्थायी स्लेटर तैयार करती हैं ताकि धूप से बचा जा सके। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और कहती है कि आज रात यहीं रुकते हैं, सुबह आगे बढ़ेंगे। रात धीरे धीरे बीतती है, लेकिन अगली सुबह जूलिया किसी अजीब आवाज से जाग जाती है। बाहर झांक कर देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सैकड़ों की संख्या में केकड़े उनकी ओर बढ़ रहे होते हैं। वह तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों जान बचाकर भागने लगते हैं। भागते भागते उन्हें एक विशाल कार्गो शिप दिखता है जो आधा रेत में धंसा होता है। वह अंदर 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। उनमें से एक औरत दया दिखाते हुए फैमिली को अंदर बुलाना चाहती है, लेकिन बाकी 2 मना कर देते हैं और तुरंत कंटेनर का दरवाजा बंद कर देते हैं। केकड़ों का झुंड अब बहुत करीब पहुंच चुका होता है। जूलिया अपने बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है और खुद भी ऊपर चढ़ने लगती है, लेकिन तभी एक बड़ा केकड़ा उसके पैर में दांत गड़ा देता है। वह डर से चीख उठती है। केसी और बेन पूरी ताकत से उसे ऊपर खींचते हैं, नहीं तो वह नीचे गिर जाती। इसी दौरान कंटेनर के नीचे बने एक छोटे छेद को सैकड़ों केकड़े अंदर घुस जाते हैं। घबराए हुए क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन केकड़ों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि वे दोनों जल्दी ही मारे जाते हैं। आखिरी आदमी छत के छेद तक पहुंच जाता है, लेकिन केकड़े उसे भी पकड़कर नीचे खींच लेते हैं और उसका भी अंत हो जाता है। ऊपर बैठे जूलिया के पैर से खून बह रहा होता है। वह कपड़े का टुकड़ा फाड़कर जख्म पर बांधती है और बेहोश हो जाती है। कुछ घंटों के बाद जब उसकी आंख खुलती है तो सब कुछ बदल चुका होता है। चारों तरफ रेत का तूफान चल रहा होता है और आसमान में धूप का बादल छाया होता है। वह खुद को अकेला पाती है और घबराकर बच्चों को ढूंढने लगती है। रास्ते में उसे एक मरी हुई औरत मिलती है जिससे वह उसका हथियार उठा लेती है। जूलिया चिल्लाने लगती है, केसी, बेन, तुम लोग कहाँ हो? तभी पीछे से आवाज आती है। केसी दौड़कर उसके पास आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। तीनों साथ में बेन को खोजते हैं और कुछ दूरी
पर उसे पाते हैं। बेन ने एक खुला कंटेनर ढूंढ लिया होता है जो तूफान से बचने के लिए सुरक्षित लगता है। तीनों उसके अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर तूफान गर्जना करता रहता है, लेकिन अंदर पहली बार फैमिली को थोड़ी राहत मिलती है। जूलिया कांपते हाथों से टॉम का लाइटर निकालती है। उसका पैर बुरी तरह जख्मी होता है और खून बह रहा होता है। वह बिना सोचे समझे लाइटर जलाती है और जलती लो को अपने घाव पर लगाकर उसे बंद करने की कोशिश करती है। दर्द इतना तेज होता है कि वह चीख उठती है। कुछ देर बाद जब तूफान थमता है तो फैमिली को एक और कंटेनर दिखाई देता है। वहाँ बहुत सारी पानी की बोतलें पड़ी होती है। तीनों राहत की सांस लेते हैं। बॉडीज के चेक करते वक्त जूलिया को एक रेडियो और एक गन भी मिलती है। वह रेडियो ऑन करती है और सबमरीन से संपर्क करने की कोशिश करती है। कुछ स्टैटिक के बाद नाव से आवाज आती है। जूलिया बताती है कि उनका मैप खो गया है। इस पर नाव गंभीर आवाज में कहता है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। ये वही जीव हैं जो नई ऑक्सीजन लेवल्स की वजह से पागल हो चुके हैं और किसी भी चीज पर हमला कर रहे हैं। वह चेतावनी देता है कि समुद्र उम्मीद से ज्यादा जल्दी वापस आ रहा है और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे हैं। इतना कहकर वह दिशा बताने के लिए एक फ्लेयर शूट करता है। जूलिया, कैसी और बेन उस चमकती लाल रोशनी की ओर चलना शुरू करते हैं। घंटों पैदल चलने के बाद उन्हें एक टूटा हुआ टॉयलेट दिखता है। थकान और डिहाइड्रेशन से बेहाल बेन वहीं पेशाब करता है। इसके बाद वे आखिरकार सबमरीन को देख लेते हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ा चट्टानी रास्ता पार करना होता है। जैसे ही वे उस रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर गिरने लगते हैं, जिससे एक भयानक रॉक स्लाइड हो जाती है। जूलिया चीखते हुए बच्चों को साइड में धक्का देती है और खुद भी पीछे हट जाती है। कुछ ही सेकंड में उनके बीच एक विशाल पत्थर की दीवार बन जाती है। जूलिया एक तरफ फंस जाती है और बच्चे दूसरी तरफ। वह चिल्लाकर कहती है, कैसी, बेन, तुम लोग बिना रुके आगे बढ़ो। केसी रोते हुए जवाब देती है, नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। जूलिया गुस्से और डर के बीच चिल्लाती है, मैं बाद में तुमसे मिलूंगी, अब भागो। मजबूर होकर केसी अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ती है और सबमरीन की तरफ दौड़ पड़ती है। दोनों चट्टानी रास्ता पार करके वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन सामने का दृश्य उनके पैरों तले जमीन खिसका देता है। नाव के बाहर खून से लथपथ पड़ा होता है। वह इशारा करके बताता है कि उसके लिए सब खत्म हो चुका है और अब बचे सबमरीन ले सकते हैं। अंदर सिर्फ 3 लोगों की जगह होती है। केसी रोते हुए सिर हिलाती है और अपनी माँ को ढूंढने के लिए वापस दौड़ती है। उधर दूसरी तरफ जूलिया देखती है कि केकड़ों का झुंड तेजी से उसकी ओर बढ़ रहा है। वह गन उठाती है, गहरी सांस लेती है और फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़े मर जाते हैं, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है और अकेला लड़ना मुश्किल हो जाता है। तभी कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। केसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों सबमरीन की ओर दौड़ पड़ती हैं। बेन पहले से ऊपर खड़ा होता है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब रहें जब तक फैमिली अंदर चढ़ जाए। जैसे ही केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते हैं, वे उस पर हमला कर देते हैं। जूलिया लगातार फायरिंग करती रहती है जब तक बच्चे अंदर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते। गोलियां खत्म होती ही वह गन केकड़ों पर फेंक देती है और बच्चों के साथ सबमरीन के अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक कर देती है और खिड़की से देखती हैं कि केकड़े सबमरीन के चारों ओर जमा हैं। तभी समुद्र वापस आ जाता है। तीनों अपनी सीटों पर बैठकर बेल्ट पहन लेते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकने लगती है। इस दौरान जूलिया को पूरी जर्नी का विजन दिखाई देता है और केसी उल्टी कर देती है। फिर उन्हें वही पीच आवाज वापस आती है और फैमिली कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती है।
कुछ समय बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर राहत की सांस लेते हैं। वे हैच अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में फेंक दिया है। अब उनके सामने जिंदा रहने और एक नया जीवन शुरू करने की उम्मीद होती है। इसी के साथ यह कहानी समाप्त होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।